दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं भूगोल के बारे के अंदर और भूगोल का अपना टॉपिक रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये भूगोल जब अपन शुरू करते हैं तो पहला ही चैप्टर होता है, पहला ही लेसन होता है भूगोल का अक्षांश और देशांतर। अब आप भूगोल चाहे भारत का पढ़ो, चाहे किसी राज्य का पढ़ो, चाहे राजस्थान का पढ़ो, कहीं का या विश्व का पढ़ो, आपको ये अक्षांश देशांतर सभी के अंदर एक ही है। जब आप भारत का भूगोल पढ़ोगे तो उसी के अंदर ये देशांतर अक्षांश पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि देशांतर अक्षांश पूरे ग्लोब के अनुसार पढ़ाए जाते हैं। मतलब जो पृथ्वी है उसके अनुसार पढ़ाए जाते हैं, उस ग्लोब के अनुसार। तो बात करेंगे अपन आज भूगोल के बारे के अंदर। फिर अपन बात करेंगे जैसे भारत का भूगोल का अलग और राजस्थान का भूगोल अलग। तो अपन आज बात करते हैं भूगोल के बारे के अंदर। तो सबसे पहले मैंने एक ग्लोब का यहाँ पर नक्शा बना रखा है, ग्लोब का नक्शा बना रखा है। ये अपने पृथ्वी है, गोल पृथ्वी है। इस पृथ्वी का जो ये रेखाएं खींची हुई है, इन रेखाओं में से कुछ तो अक्षांश है और कुछ देशांतर है। इन रेखाओं में कुछ अक्षांश है, कुछ देशांतर है। अब अपन को इसको एक याद करना चाहिए कि अक्षांश कौन से हैं, देशांतर कौन से हैं। क्योंकि जब अपन को अक्षांश और देशांतर पता हो तो हम किसी भी भौगोलिक स्थिति किस स्थिति के अंदर है और कुछ देशांतर या अक्षांशों के बीच में है, या टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं कि अलग देश का टाइम पीरियड है और भारत का टाइम पीरियड क्या है, उससे कैसे निकालते हैं, उस अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही निकलता है। तो ये इनमें से एक रेखा अक्षांश है, एक रेखा देशांतर। अपन को पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा अक्षांश देशांतर, फिर एक रेखा काम आती है टाइम पीरियड निकालने के लिए और एक रेखा काम आती है स्थान का पता करने के लिए या भौगोलिक एरिया का पता करने के लिए। तो अपन को मैं पहले आपको अलग अलग समझाऊंगा, पहले आपको इसको समझना होगा। ये है भारत का भूगोल, यानी इसके अंदर कई भौगोलिक स्थिति अपन को पता करनी हो तो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ लिख रहा हूं अक्षांश। क्या लिखा है? अक्षांश। इस साइड लिख रहा हूं मैं देशांतर। इनमें से कुछ रेखाएं अक्षांश है और कुछ रेखाएं क्या है? देशांतर। अब देशांतर कौन सी है, अक्षांश कौन सी है, अपन उसको पता करना है। तो इसके अंदर चलो पता करते हैं अपन अक्षांश और देशांतर। तो पहले सबसे पहले बात बताऊं आपको अक्षांश कौन से है। अक्षांश सीधा सिंपल है। अक्षांश जो ये लाल वाली रेखाएं है, लाल वाली रेखाएं क्या है? अक्षांश मतलब आडी रेखा। ये देखो इसकी एक ट्रिक बताई है मैंने, आडी रेखा। आडी रेखा क्या है? अक्षांश है। आडी रेखा मतलब देखो ये रेखा है लाल वाली, ये वाली, ये रेखा क्या है? अक्षांश है। इसको ध्यान रखना, आडी रेखा अक्षांश है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है या सिर्फ ये मेरे बनाए याद करने की एक ट्रिक है, याद करने की एक ट्रिक है। तो इसको मतलब देखो ए से आडी रेखा, ए से अक्षांश, ए से आडी रेखा, इसको थोड़ा सा मिलाया तब अपन की पता चल गया। अब अपन को इन दोनों दो ही तो रेखा, एक पता चल गई तो दूसरी वाली कौन से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो ये जो लाल वाली रेखा है, तो यह मैं तीर का निशान लगा रहा हूं, ये लाल वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश। बाकी क्या बची? देशांतर। तो देशांतर कौन सी है? तो ये काले वाली रेखा है, ये क्या है? देशांतर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक सिंपल तरीके से बताया अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। ये चीज अपन को जब पता होगी तो अपन आगे एक एक स्टेप बढ़ूंगा आगे, तो कि आपको भी आराम से समझ में आ जाए, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर सब मिक्स कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ दो चीज ही बताई यहाँ पर, अक्षांश कौन सी है, देशांतर। जब भी आपको रेखा ये आए, ये क्या है? अक्षांश, और ये रेखा क्या है? देशांतर। बस ये चीज ध्यान रखनी, ये क्या है? अक्षांश, और ये क्या है? देशांतर। बस ये चीज अपन को पता हो गई तो अपन अक्षांश देशांतर आराम से थोड़ा इजी हो जाएगा। अपने पहला स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिया अगर अक्षांश देशांतर का पता हो गया तो। फिर बात आती है ये भारत। भारत की बात आते करते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर एक द्वीप है। कौन सा द्वीप? जम्बो द्वीप। तो भारत है वो जम्बो द्वीप का दक्षिणी भाग है। तो आप पहले बाद में लिखूंगा, सिर्फ एक थोड़ा सा आप समझने के लिए, क्योंकि ये बना हुआ है इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं इसीलिए। तो भारत इसके अंदर पूछ ले तो भारत किस द्वीप का हिस्सा है? जो जम्बो द्वीप है उसका दक्षिणी का भाग का हिस्सा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है जम्बो द्वीप। ये बात होगी अपने अक्षांश और देशांतर की सिर्फ पहचान है। तो मैं इसको अब हटा रहा हूं और अपन देखते हैं अक्षांश देशांतर ग्लोब वाइज स्थिति। आराम से समझेंगे
तो आराम से आपको भी समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ तक समझ जाए, सिर्फ दो चीज ही बताइए, अक्षांश क्या है और देशांतर। जो आडी रेखा है, आडी रेखा, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश। क्योंकि ए से अक्षांश, ए से आडी रेखा, कभी नहीं भूलोगे तो बाकी क्या बची, देशांतर। तो खड़ी रेखा ऑटोमेटिक क्या होगी, देशांतर। चलो हटाता हूं मैं इसको। अब अपन बात करती है अक्षांश और देशांतर को जो ग्लोब के अंदर है उसकी स्थिति के बारे के अंदर। कैसे, ये अपन वापस मैंने दिखाई है ग्लोब। इसके अंदर ये है भूमध्य रेखा, जिसको अपन कहते हैं 0 डिग्री, और कहते हैं इसको भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं अपन उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग है उसको कहते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये अपन को जब पता होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की अपन बात आ गई। इस भूमध्य रेखा के जो उत्तर के अंदर है उसके अंदर कितने अक्षांश है, ये आडी रेखा सिर्फ बात कर रहा हूं। अक्षांश मतलब पहले ही मैंने बताया, अक्षांश का मतलब आडी रेखा। ये रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ये तो है उत्तरी भाग, ये है अपना दक्षिणी भाग। इसके अंदर ही कुछ रेखाएं है, उसके अंदर ही कुछ रेखाएं। तो मैं एक बात बताऊं यहां पर आपको कि जो भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग क्या कितने अक्षांश है, तो उसके अंदर 90 अक्षांश, और दक्षिणी के अंदर कितने अक्षांश है, तो 90 अक्षांश। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए, टोटल आप बोलोगे 180, गलत आंसर। एक बीच वाला कौन गिनेगा, 0 डिग्री, ये बीच वाला। तो कुल अक्षांशों की संख्या पूछ ले, कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या। अक्षांशों संख्या अलग है, रेखाएं अलग है। पहले बताऊं आपको, संख्या बता रहा हूं। तो यहां पर है 90 प्लस 90 और 90, 90 उत्तरी गोलार्ध, 90 दक्षिणी गोलार्ध, और एक कौन सी, 0 डिग्री। टोटल कितनी हो गई, 181। तो जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कुल अक्षांशों की संख्या, ओनली सिर्फ अक्ष संख्या बोल रहा हूं, रेखाएं नहीं बोल रहा हूं। रेखाएं अलग होगी, कैसे होगी अभी बताऊंगा आपको। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है अपने, 181। ये जरूर थोड़ा ध्यान रखना, आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 2 तरह की रेखाएं होती है, एक ये अक्षांश और ये एक देशांतर। अपन सिर्फ अभी ये आडी वाली रेखाएं पढ़ी, सिर्फ आडी वाली रेखाएं पढ़ी अक्षांश के अंदर। और अक्षांशों की संख्या पूछ ले तो 90 प्लस 90 बराबर 1 प्लस 1 कौन सी, 0 डिग्री। टोटल कितनी होगी, 181। तो क्वेश्चन आ जाए कुल अक्षांशों की संख्या 181, क्योंकि इसके अंदर एक 0 डिग्री अक्षांश भी शामिल है, इसीलिए अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 181 हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं 181 संख्या तो हो गई, इसके अंदर कुल अक्षांशों की रेखाएं कितनी है। तो लिखो आप कुल अक्षांश, अक्षांशों की रेखाएं पूछ रहा हूं। रेखाएं मतलब ये रेखाएं कितनी है, जो रेखाएं खींची हुई है ये रेखाएं कितनी है। तो कुल तो अपने हो गई 181 संख्या। अब जो देखो ये बिंदी लगाई है मैंने, एक बिंदी मैंने यहां लगाई है, एक बिंदी ये लगाई है। ये अक्षांश है, ये 90 डिग्री अक्षांश है, ये बिंदी के अंदर है। किसके अंदर है, सिर्फ पॉइंट के अंदर विराजमान है, क्योंकि ये रेखाएं नहीं है, क्या है, बिंदु के अंदर है। तो जब आप आ जाए रेखाएं, तो रेखाएं मतलब पूरी रेखाएं होती है, भले आप ये रेखा हो या रेखा हो, ये कभी भी रेखा के अंदर नहीं गिना जाता। तो 181 के अंदर तो माइनस करना आपको कितने, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, मतलब 2 बिंदु माइनस हो गए, कितने बचे, 179। तो पूछ ले आपको कुल अक्षांशों की रेखाएं कितनी है, तो 179 रेखाएं हैं। 2 चीज अपन ने पढ़ ली, कुल अक्षांशों की संख्या और कुल अक्षांशों की रेखाएं कितनी है, 2 चीज पढ़ ली। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि अक्षांशों को कैसे निकाला जाता है, कौन सा अक्षांश कहां पर है, क्योंकि इसी के अंदर अक्षांशों से अपन कोई स्थिति, भौगोलिक स्थिति पता करनी हो तो अपन याद करते हैं। तो पहला आप ये लिख लो, एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा आपको ताकि याद रह जाए, क्या, अक्षांशों का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्थिति दर्शाने के लिए। किसके लिए, स्थिति दर्शाने के लिए अक्षांशों का प्रयोग होता है।
क्योंकि देशांतर अपन अलग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको अक्षांश पढ़ा रहा हूं, तो पूरा फोकस अपने किस पर है, अक्षांशों पर। तो अक्षांशों का प्रयोग किस लिए होता है, सिर्फ स्थिति दर्शाने के लिए कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र कहां पर स्थित है। जैसे भारत की बात करेंगे अपन, राजस्थान की बात करें तो ये दो अक्षांशों के मध्य स्थित होता है, दो अक्षांशों के मध्य स्थित है, क्योंकि अक्षांशों से ही जलवायु का पूरा डिपेंड करता है। जलवायु किस तरह, वहां पर वनस्पति, बारिश किस तरह, वर्षा होगी, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, अपन को अक्षांशों पर। क्योंकि जब अक्षांश 0 डिग्री पर है अपन का क्षेत्र, तो इस पर अलग सदाबहार वन होंगे। 23.5 डिग्री पर अलग वन है, 66 डिग्री पर अलग वन है, 90 डिग्री पर अलग वन है। ये किस पर डिपेंड करता है, सब अक्षांशों पर डिपेंड करता है। आपका जिस तरह अक्षांश होगा उस तरह आपका भौगोलिक स्थिति होगी, या भौगोलिक स्थिति के अंदर वन, बारिश, ये सब किस पर है, अक्षांशों पर। अब अपन बात करते हैं अक्षांशों से कि कैसे भारत का कहां पर दर्शाया जाता है, और 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री जो इंपॉर्टेंट अक्षांश है वो किस तरह है। तो अपन अब बात करते हैं अक्षांशों के कौन के अक्षांश है इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ये चीज और बता देता हूं आपको, क्या कि जो अक्षांश है इसके अंदर कुछ 23 डिग्री है, मैंने बताया, कुछ 66 डिग्री अक्षांश है, कुछ 23 डिग्री है। अब ये अक्षांश, जब मैंने पहला वाला ग्लोब या यही ग्लोब है, ये अक्षांश है ना, यहां से शुरू होकर वापस पीछे की तरफ, मतलब ये एक पार्ट दिख रहा है अपना ग्लोब का, दूसरा पार्ट देखोगे तो ये यहां से मिलके वापस आएगा। मतलब ये सभी अक्षांश क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं। तो एक पॉइंट और लिखो आप यहाँ पर कि सभी अक्षांश वर्त बनाते हैं। तो पहले तो इसको हटा देता हूं, वापस बना लेते हैं अपन इसको, ताकि समझ में भी आसान आए। ये अपना ग्लोब। अब ये ग्लोब के अंदर पहला पॉइंट लिखो, सभी अक्षांश क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं। सभी अक्षांश क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं, मतलब एक गोल सर्किल बनाते हैं। यही हुआ वर्त का मतलब। सभी अक्षांश, कोई भी अक्षांश हो, भले ये बिंदु होगा, बिंदु भी वर्त के अंदर है, 90 डिग्री, फिर ये वाला वर्त बनाता है, यही वाला बनाता है, यही वाला, सब अक्षांश क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं। फिर बात आती है दो अक्षांशों के बीच के अंदर जो जगह है, कौन सी जगह, भले ये जगह ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, तो ये जगह क्या कहलाती है, ये वाली जगह, ये जगह क्या कहलाती है, तो ये जगह कहलाती है कटिबंध। क्या कहलाती है, कटिबंध। इसको थोड़ा ध्यान रखना। दो अक्षांशों के मध्य की जगह या स्थान क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ रखा है इसका। तो यहां लगाओ दो अक्षांशों के, आप इसके अंदर थोड़ी भी लिख सकते हो, लिख लो दो अक्षांशों के मध्य की जगह, मध्य की जगह क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ये दो अक्षांश है, इस मध्य का भाग क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। इसको थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ये बात होगी अपने यहां तक। अब अपन बात करते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश, 66 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश। तो इसको हटा के लिख रहा हूं मैं आपको यहां पर, रेखाएं लिख रहा हूं। ये है अपनी 0 डिग्री, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब मैंने बताया आपको ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर मैंने आपको बताया 90 डिग्री, यहां पर ही बताया मैंने आपको 90 डिग्री। ये रेखा है अपने 23.5 डिग्री, कौन सी, दक्षिण के अंदर है, तो मतलब दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश है, इसी को अपन कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। उत्तर की बात करें अपन तो ये है वापस 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। इस रेखा को कहते हैं अपन करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। यह है अपनी 67 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। और ये है अपनी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। क्योंकि जैसे ही अपन 0 डिग्री के उस साइड जाएंगे 90 है, इस साइड जाएंगे तो भी कितने? 90 है। तो 60 डिग्री वहीं पर होगी, यहां पर ही होगी, 90 यहीं पर होगी, 90 वहीं पर ही होगी। समझ में आ गया? अब इसको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का अलग अलग नाम दे रखा है। इस उत्तरी अक्षांश को अपन कहते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं? आर्कटिक। तो लिखो यहां पर आर्कटिक। आर्कटिक। तो ये मकर रेखा, ये करक रेखा। 23.5 नीचे वाली दक्षिण की तो मकर रेखा, ऊपर वाली करक रेखा। यह है 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश का तो आर्कटिक, और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका किसको बोलते हैं? 66। और बाकी आ गई 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट अक्षांश है, क्योंकि इन अक्षांशों से अपन को किसी जलवायु प्रदेश का प्रभाव किस तरह होता है अपन को वो काम आती है। तो पहले ही मैंने बता दिया अक्षांश किस लिए काम आती है। सिर्फ स्थिति दर्शाने के लिए। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसकी स्थिति दर्शाने के लिए क्या काम आती है? अक्षांश काम आती है। समझ में आ गया यहां तक? यहां पर अपन बात करें, ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। तो अब अपन जैसे भारत की बात करते तो भारत के अंदर करक रेखा, मकर क्या? करक रेखा बीचों बीच से गुजरती है। भारत में करक रेखा 8 राज्यों से, मतलब भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो भारत के अंदर क्या है? करक रेखा। तो करक रेखा मतलब भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध। और ये 23.5 डिग्री है। ये करक रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। मतलब भारत की स्थिति कहां पर आएगी? तो भारत की स्थिति यहां पर आएगी। मतलब यहां पर भारत बसा हुआ बीचों बीच से निकलती है, मतलब बीच के अंदर। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये कौन से राज्य अपन जब पढ़ेंगे उस राज्य आएंगे कर्क रेखा के बारे के अंदर, तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा, याद करना हो तो ही। बात करते हैं अपन इस भारत के अंदर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो ये अपन को पहले तो इंपॉर्टेंट कौन सी है अपने लिए? ये अपन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कोई मतलब नहीं है। कारण ना तो इसके अंदर भारत आता है, विश्व भूगोल पढ़ेंगे तब ये काम आएगा अपना। अभी अपन वर्तमान में सिर्फ 0 डिग्री वाली ऊपर वाली रेखा वो काम आती है। अब अपन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या आरकेटी के अंदर भारत ने अनुसंधान केंद्र खोल रखे हैं। कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है उसकी बातें के अंदर बात करेंगे। क्यों? आरकाटी के अंदर यहाँ पर ज्यादातर बर्फ ढका हुआ है पूरा हिस्सा, तो यहाँ पर भारत ने अनुसंधान केंद्र खोल रखे हैं। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आरकेटी के अंदर। और कौन कौन से अपन वो बात तो पहले लगाओ। आरकेटिक में, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहला तो है अपने मैत्री। क्या नाम है? मैत्री। दूसरा है अपना दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। और तीसरा अपने भारती। क्या है? भारती। ये 3 अनुसंधान केंद्र है, इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप जरूर याद करना, इस पर गौर जरूर करना थोड़ा सा। ये बात हुई अपने अंटार्कटिका के अंदर भारत के वैज्ञानिक कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। अब अपन भारत की बात करेंगे 0 डिग्री ऊपर वाली जो रेखाएं हैं उसकी। तो यहाँ पर अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा हो गई, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको आर्कटिक कहते हैं
और ये हो गया अपना 90 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अक्षांश यहाँ पर अपन होता है पूरा, सिर्फ अक्षांश पूरा होता है, अक्षांश चैप्टर पूरा नहीं होता है। क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे अपन भारत राजस्थान पढ़ेंगे तो सबका अलग अलग अक्षांश है, वो अपन देखेंगे आगे। पहले मैं सिर्फ अक्षांश समझा रहा हूँ। अक्षांश के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिखा दिया मैंने। अब अपन बात करेंगे देशांतर क्या है, देशांतर किस तरह किसके लिए उपयोग आते हैं। तो चलो बात करते हैं अपन इसको, आप एक बार लिखो पहले, फिर बात करते हैं अपन देशांतर की। लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। बात करते हैं अपन देशांतर की। अक्षांश आपको समझ में आ गया होगा, ये अक्षांश है, इसके बीच का भाग क्या कहलाता है, कटिबंध। एक चीज और लिख लो यहाँ पर, ये अक्षांशों के अंदर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है, तो 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी। हमेशा अक्षांशों के, सभी अक्षांशों के मध्य दूरी क्या होती है, समान होती है। तो एक पॉइंट और लिख लेना, सभी अक्षांशों के मध्य दूरी क्या होती है, समान होती है। अक्षांशों के मध्य दूरी समान होती है, समान होती है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। क्योंकि 90 अक्षांश है, 90 इधर है, तो 1 डिग्री का अंतर होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 111 किलोमीटर। बात होगी अपने अक्षांश की। तो हटाता हूं, लिखते हैं अपने देशांतर। देशांतरी अपनी इसी तरह समझेंगे, कैसे, ये बना दिया मैंने ग्लोब। क्या बनाया, ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं अपने ग्लोब की कौन सी, सिर्फ देशांतर मैंने लगाई है, सिर्फ देशांतर। अब देशांतर रेखाएं हैं वो किस लिए काम आती है, तो वो सिर्फ टाइम निकालने के लिए, दो स्थानों का टाइम निकालने के लिए क्या काम आ जाती है, देशांतर। तो पहले तो यहाँ लगा रहा हूं मैं देशांतर। ये अपन रेखा है कौन सी है, देशांतर। और देशांतर किस लिए काम आती है, टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालने के लिए क्या काम आता है, देशांतर। अब इस देशांतर का टाइम कैसे निकाला जाता है, कहां से फिक्स किया हुआ है, सबसे पहले तो सबसे पहले फिक्स कब किया गया था, 22 अक्टूबर 1884 को 22 फिक्स किया गया। यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश बनाया गया। कब है, 22 अक्टूबर को 0 डिग्री अक्षांश बीच में से निकाला गया। कहां से निकाला गया, तो ये वाशिंगटन डीसी के अंदर एक सम्मेलन हुआ था 22 अक्टूबर 1884। वाशिंगटन कहां पर, डीसी के अंदर, और ये कहां पर है, लंदन के अंदर है। तो वहां पर क्या किया, पहले आपको पता है अंग्रेजों को ज्यादातर वहां पर शासन था, तो उन्होंने अपनी जगह से ही सबसे पहले देशांतर निकाला गया 0 डिग्री। क्योंकि टाइम में शुरुआत कहां से करी, लंदन से करी। जब अपन लंदन से टाइम मिलाया जाएगा, फिर अपन अलग अलग देशों से उसका टाइम घटाया या बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा अपन अभी बात करते हैं। पहले अपन देखते हैं 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा, लंदन के अंदर। वाशिंगटन डीसी कहाँ है, लंदन के अंदर। सबसे पहले ये रेखा निकाली गई, और रेखा निकाली गई एक ग्रीनविच रेखा स्थान है यहाँ पर। इसी का नाम भी हो गया क्या, ग्रीनविच रेखा। इसका नाम हो गया अपने ग्रीनविच रेखा। क्योंकि ये ग्रीनविच जगह है कहां पर, लंदन के अंदर। तो सबसे पहले रेखा यहीं से ही निकाली हो गई, तो अपने 0 डिग्री को नाम क्या दे दिया, ग्रीनविच रेखा। यहां पर एक शाही खगोल, मतलब शाही खगोलशाला है, शाही खगोलशाला, खगोलशाला।
कहाँ पर है, इस ग्रीनविच स्थान पर, वहां से ये निकाली गई 0 डिग्री अक्षांश और टाइम यहाँ से ही फिक्स किया गया पहली बार। तो अपन को पता होना चाहिए देशांतर किस लिए काम आती है, सिर्फ टाइम निकालने के लिए। 0 डिग्री रेखा किसका नाम कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। कहाँ पर निकाली गई, ग्रीनविच स्थान से, शाही खगोलशाला से। और कहाँ पर है ये, लंदन के अंदर। सबसे पहले सम्मेलन कहाँ हुआ था, वाशिंगटन डीसी। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1884। ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। फिर बात आती है अपनी अक्षांश और देशांतर कैसे टाइम निकाला जाता है। तो अक्षांश ये है इसका पूर्वी भाग ग्लोब का, ये है इस ग्लोब का पश्चिमी भाग। ये क्या, पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। अब जैसे जैसे अपन पूर्वी भाग के अंदर जाएंगे टाइम प्लस होता जाएगा, इस 0 डिग्री से पश्चिमी भाग जाएंगे माइनस टाइम होता जाएगा। कैसे होता है अभी अपन को पता चल जाएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे इस जो बीच की जगह है, ये बीच की जगह, इसकी दूरी कितनी होती है। तो इसकी दूरी होती है अपन को, तो पहले ये हटा रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी, 2 देशांतरों के मध्य की दूरी। अक्षांश का अपन ने पढ़ा था 111 किलोमीटर, तो देशांतर का भी क्या है, 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर 2 देशांतरों के मध्य की दूरी है। और कहां पर है ये, सभी देशांतरों के मध्य दूरी समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। सिर्फ ये देखो, मैंने देशांतर बाणे यहां से नहीं खोला है, मैंने सिर्फ यहां से। तो देशांतरों की जगह सर्वाधिक कहां पर होगी, यहां पर दूरी होगी। यहां पर दूरी अधिकतम है, यहां पर दूरी अधिकतम है, यहां पर दूरी न्यूनतम है। तो 2 देशांतरों के मध्य की दूरी ये लिखना अधिकतम। अधिकतम कितनी हो सकती है, 111.32 किलोमीटर। कहां पर, भूमध्य रेखा पर। क्या पर, ये भूमध्य रेखा पर। अब इसका बात करें अपन, न्यूनतम दूरी कहां पर होगी, तो न्यूनतम दूरी होगी अपने ध्रुवों पर। ध्रुव क्या कहलाते हैं, ये जो पार्ट है अपने क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। तो 0 डिग्री वहां पर जगह होगी। तो अधिकतम दूरी पूछ ले 111 किलोमीटर और न्यूनतम क्या होगी, 0 किलोमीटर। 0 डिग्री क्या, 0 किलोमीटर आएगा यहाँ पर। तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। अधिकतम दूरी कहां पर है, भूमध्य रेखा पर, जहां पर 111.32 है। और न्यूनतम क्या होगी, ध्रुवों पर है 0 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या है, 111 किलोमीटर। और यही 1 डिग्री बराबर क्या है, 0 किलोमीटर। कहां पर, यहाँ पर तो क्या है, देखो अधिकतम है, यहाँ पर क्या है, ये न्यूनतम है। यह चीज अपन को पता हो गई, तो अपन आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हुई अपनी दूरी की बात। अधिकतम दूरी कहां पर है, भूमध्य रेखा पर। न्यूनतम दूरी कहां पर है, ध्रुवों पर। 1 डिग्री बराबर भूमध्य रेखा पर कितना है, 111.32 और न्यूनतम है ध्रुवों पर 1 डिग्री बराबर 0 किलोमीटर। यहां तक आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करेंगे अक्षांशों की संख्या के बारे में। तो पहले तो इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से यहां लिख लेता हूं। तो अक्षांशों की संख्या, देशांतरों की संख्या कितनी है वो देखेंगे। अक्षांशों की तो अपने अलग अलग संख्या थी, अलग अलग संख्या थी। कैसे संख्या अलग थी, रेखाएं अलग थी। ऐसा देशांतर के अंदर कुछ नहीं है। देशांतर सिर्फ एक ही फैक्ट है। तो देशांतरों की सीधा लिख लो अपना, देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। कितनी है, 360। अक्षांश देशांतरों की संख्या कितनी होगी, 360। अक्षांशों की अलग है, देशांतरों की अलग है। फिर बात करते हैं, सभी मैंने बताया आपको, सभी अक्षांश क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं। तो सभी देशांतर क्या बनाएंगे, अर्धवर्ताकार। तो सभी देशांतर अर्धवर्ताकार में है। सभी देशांतर, अक्षांश लिखा है मैंने आपको वर्त, तो देशांतर क्या है, अर्धवर्ताकार। अर्धवर्ताकार, इसको थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। हर चीज अपने एक एक पॉइंट से करेंगे क्लियर। साथ में जो मैं लिख रहा हूं वो पॉइंट वाइज नोट कर लें।
फिर बात अपने जो ये दो देशांतर को मध्य की जगह क्या कहलाती है, तो दो अक्षांशों के मध्य की जगह क्या कहलाई अपने, कटिबंध, जिसको अपन कहते हैं बेल्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेल्ट है। तो दो अक्षांशों के मध्य की जगह कटिबंध, जिसको बोलते हैं अपने बेल्ट बोलते हैं। तो दो देशांतरों के मध्य की जगह क्या कहलाती है, गोर कहलाती है। क्या कहलाती है, गोर। तो पॉइंट नंबर यहां पर लिखो, दो देशांतरों के मध्य की जगह, मध्य का भाग लिख लेते हैं, भाग गोर कहलाती है। तो देशांतर का पता हो गया, अपने अक्षांश लिख दिया, अक्षांश कटिबंध कहलाए जिसको बेल्ट कहते हैं, और देशांतर हो गया गोर। अब अपन जहां पर अक्षांश और देशांतर मिलते हैं वो चीज क्या कहलाती है उसकी बात करेंगे। तो इसको पहले हटाना पड़ेगा तभी वो बात होगी। कैसे, अभी देखता। जैसे ये है अपने ग्लोब, ये हो गई बात, बीच वाले भाग बना रहा हूं मैं आपको ये चीज। अब इसके अंदर देखो, मैंने ये भाग बताया आपको, क्या बताया, कटिबंधीय बताया, कटिबंध बताया। ये भाग अभी मैंने आपको बताया गोर। अब मैं सिर्फ इस भाग की बात कर रहा हूं जहां पर अक्षांश और देशांतर काटे हैं, कि वो सब जगह है। यहाँ पर दो हो गए तो वहीं पर निकाल काटेंगे, यहाँ पर दो, सब के अंदर है। ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है ग्रिड। क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान होना चाहिए। ग्रिड क्या है, कटिबंध क्या है और गोर क्या है। तीन चीज मैंने आपको बताई कि देशांतरों के मध्य की स्थान, अक्षांशों के मध्य का स्थान, और जहां पर अक्षांश और देशांतर काटते हैं वो रेखा क्या कहलाती है। तो एक हो गया कटिबंध, एक हो गया गोर, एक हो गया ग्रिड। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया अक्षांश और देशांतर क्या है। सिर्फ ये बताया है अक्षांश देशांतर क्या है, और अक्षांश और देशांतर की सिर्फ बेसिक जानकारी जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। हर एक दो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से परमानेंट पूछा जाता है। तो ये थी अपनी अक्षांश और देशांतर की बात, जिसके अंदर अपन ने एक इंची तरीके से पढ़ लिया अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, बीच की दूरी, इनके बीच का भाग, जो भी बेसिक चीज अपन ने पूरा पढ़ लिया। ये वर्ता कौन सा वर्त बनाता है, कौन अर्ध वर्ता। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ेंगे पृथ्वी का, जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, दिन रात कैसे बनते हैं, और एक दिन घूर्णन करने में, पृथ्वी घूर्णन करने में कितना टाइम लेती है, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही अपन पता कर लेंगे टाइम कैसे निकाला जाता है। ये देशांतर से टाइम निकाला जाता है, मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। देशांतर सिर्फ टाइम निकालने के लिए काम आता है। ये टाइम कैसे निकाला जाता है ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एकदम सिंपल तरीके से अपन मिलेंगे, देखेंगे। जो देखते हैं अपन टाइम ये कैसे निकाल, जैसे भारत का अपन देखेंगे तो भारत अपन देखते हैं कि 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे है, ये 5.5 घंटे कैसे आगे हुआ, इसका क्या लॉजिक है, ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको यहाँ समझ में आ गए होंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में बेसिक चीज। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। कोई आपका डाउट हो, कमेंट क्वेश्चन हो तो भी आप जरूर कमेंट्स के अंदर लिखना। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।